सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं को राजुल और बुआ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बुआ, हम्म। आज आपके साथ बैठ के बहुत खुशी हो रही है। बायना लेकर आई हो तो भाई खुशी तो हमें ज्यादा हो रही है क्योंकि तुम बायना लेकर आई हो। मतलब बायना का नाम सुनते ही कैसे जबान भी लबराने लगती है, और दूसरी चीज ना वो भी होता है हाँ। कि क्यों आया है, इसके पीछे वजह क्या है, क्या उत्सव था, प्रयोजन क्या है। अच्छा, ये हुआ उनके यहाँ। अच्छा। हाँ, लेकिन वैसे उससे ज्यादा दिमाग तो ये रहता है कि इसमें है क्या 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 बना है, क्योंकि मीठा भी होता है, उसमें नमकीन भी होता है, बहुत तरीके की चीजें होती हैं। कैसा बना है, घर का है कि बाहर का है? हाँ, यही तो हम कह रहे हैं भाई। लेकिन वो जमाना खत्म हो गया है, घर वर वाला तो अब नहीं होता है, बाहर वाला ही आता है। लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा रहती है क्योंकि ऐसा बनाया जा, अब इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे भाई, ये ऐसा कैसा बनाया जाता है। अभी कार्यक्रम में क्या बनाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ये बतिया लिया जाए। हाँ, तो आज कार्यक्रम में हम घूमने भी जाने वाले हैं बुआ। हाँ, पर्यटन के लिए हम चलेंगे कटक। हाँ, और आज हम जो वो दिन याद करने वाली जो बातें हैं, तो उसमें बड़ी भीनी भीनी मीठी मीठी और बड़ी काव्यात्मक बातें याद होंगी, मतलब कि बचपन की कविताएं। हाँ। और बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं लोगों ने लिखनी भी शुरू कर दी ना। और हमें तो जैसे लगा कि 14 नवंबर आ गया है। तो भाई दिल खुश हो जाता है, लेकिन ये जो दिल है वो कभी कभी मतलब अगर हम बेपरवाह हो जाएं तो परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि हम उसे परेशान करते हैं। और कहीं कहीं जो हृदय की समस्या है वो दिक्कत करती है। तो आज राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस है, तो सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लिया जाए। बिल्कुल। बुआ, बात करें या एक गाना सुन लें? हाँ, पहले दिल खुश कर दो। एक दिल हमारे पास है, नीलाम करेगा, फिर अपने घर में बैठ के आराम करेगा। एक दिल हमारे पास है, नीलाम करेगा, फिर अपने घर में बैठ के आराम करेगा। प्यार से इसको महीनों से, फिर भी ये नादा जा उलझता है हसीनों से। हम अभी इसका इंतजाम करेगा, फिर अपने घर में बैठ के आराम करेगा। एक दिल हमारे पास है, नीलाम करेगा, फिर अपने घर में बैठ के आराम करेगा। अच्छा नहीं है दिल किसी का लेके मुकरना, हमरे गले में हंस के बाहें डाल दो वरना। अच्छा नहीं है दिल किसी का लेके मुकरना, हमरे गले में हंस के बाहें डाल दो वरना। हम गली गली आपको बदनाम करेगा, फिर अपने घर में बैठ के आराम करेगा। एक दिल हमारे पास है, नीलाम करेगा, फिर अपने घर में बैठ के आराम करेगा। ये दिल मोहब्बत वाला है, ये दिल तो भोला भाला है, ये दिल रूही का गाला है, ये दिल तो सबसे आला है। ले लो ये जाने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। जो लेगा इसे दुनिया में नाम करेगा, फिर अपने घर में बैठ के आराम करेगा। एक दिल हमारे पास है, नीलाम करेगा, फिर अपने घर में बैठ के आराम करेगा। देखा बुआ, दिल को लोग कितने हल्के में लेते हैं, जबकि सबसे ज्यादा ये अहम अंग है शरीर का। कहते हैं नीलाम करेगा।
लेकिन हल्का तो रहता है ना। ऐसे गानों से हल्का हो जाता है। और रखना भी चाहिए, लेकिन हो भी जाता है कभी कभी भारी, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ऐसा कहा जाता है। ये तो बिल्कुल ऐसे कोटेशन है, लेकिन है भी, और भावनाओं में जकड़ा हुआ रहता है। बिल्कुल। तो भारी हो जाए, हल्का हो जाए ये तो चलेगा, लेकिन फेल हो जाए ये नहीं चलता, क्योंकि जान पे बनाती है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर हृदय प्रत्यारोपण ही एकमात्र वो रास्ता बच जाता है, जिसे अपनाना पड़ता है। बिल्कुल। और इसके बारे में हमारे साथी लिख रहे हैं कि विज्ञान चमत्कारी नहीं अपितु क्रमबद्धता करता है, और हृदय शरीर का अति महत्वपूर्ण अंग है। इसके सुरक्षा हेतु बहुविध परामर्श हैं, लोग उसके यथासंभव उसके अनुपालन भी करते हैं, फिर भी उसके बदलने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ही जटिल और कठिन प्रक्रिया है। यकृत और हृदय के साथ गुर्दे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग है। गुर्दे तो बदल जाते रहे हैं, लेकिन हृदय के मामले में विज्ञान ओपन हार्ट सर्जरी तक पहुंचा था। लेकिन आज प्रत्यारोपण का राष्ट्रीय दिवस है, फिर इससे बड़ी खुशी की बात भला क्या हो सकती है। इस क्रम में डोनर की अपेक्षा होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल। हमारे एक साथी ने लिखा है कि जब सभी तरह के इलाज फेल हो जाएं, तब ट्रांसप्लांट का विकल्प बचता है। तो मतलब ये आखिरी रास्ता है। और एक और साथी ने लिखा है कि हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाने के साथ साथ कटक घूमने का भी प्लान बनाया है, और बचपन की गलियों से कविताओं को भी निकाला जा रहा है, तो जरूर मजा आएगा। मतलब इन्होंने दिल हल्का करने वाली बात सोच ली है पहले से। वैसे बुआ, जो आज राष्ट्रीय दिवस है हृदय प्रत्यारोपण का, तो इसके प्रयास तो बहुत पहले से भारत में चल रहे थे, लेकिन पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को हुआ था, और इसलिए इसी दिन मनाया जाता है हर साल 3 अगस्त को ही ये दिन। विश्व का पहला जो हृदय प्रत्यारोपण हुआ था वो 3 दिसंबर 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में किया गया था। तो लगभग 30 साल लग गए यहाँ तक आते आते। और खैर, फिर भी आज के लिए भी ये चमत्कार ही है कहना चाहिए। और उससे बड़ी बात जो है, सोचने वाली जो बात है कि 3,500 यानी 3,500 हृदय प्रत्यारोपण होता है, जबकि करीब 8 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रत्यारोपण का इंतजार है। तो ये जो इंतजार वाली घड़ी है वो मतलब कम तो होनी ही चाहिए, कम से कम खत्म होते होते तो शायद बहुत समय लग जाएगा। बिल्कुल। लेकिन खत्म कम करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो है ना, दान करने की प्रक्रिया शुरू करें, संकल्प लें और सोचें उसके बारे में। वो हमारी एक साथी ने लिखा भी है कि पहला प्रत्यारोपण जो किया था वो डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था, और उनके साथ पूरी टीम थी चिकित्सकों की, 20 सर्जन थे। तो बड़ी बात है ये। और बताया है कि उस समय समाचार में इसकी काफी चर्चा हुई थी, तो इतनी बड़ी उपलब्धि थी, चर्चा तो होनी थी। आज हम यहाँ बैठकर चर्चा कर रहे हैं, उसी घड़ी को याद कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है दरअसल जो ट्रांसप्लांट है, क्योंकि एक ऐसा दानकर्ता तलाश करना जो इस दुनिया से जाने से पहले अपना हृदय दान कर चुका हो, और उसका हृदय ऐसे मरीज के लिए उपलब्ध हो जिसके शरीर में दानकर्ता का दिल लगाया जा सके, यानी मैच हो सके। दोनों के लिए, दोनों की बहुत अच्छे से कहना चाहिए जांच की जाती है, तब पता चलता है कि ये उसे स्वीकार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ऑपरेशन के बाद जीवित रहने की अवधि 15 साल है ऐसा कहते हैं, और कई बार ये अवधि बढ़ जाती है। और भारत में मुंबई और पुणे में सबसे अच्छा हृदय प्रत्यारोपण हुआ है और हो रहा है। 2017 से अब तक कम से कम 38 हृदय प्रत्यारोपण किए जा चुके हैं। इस मामले में ये बात जो हम कर रहे हैं ये है पुणे शहर की। और दूसरे शहरों में भी ऐसे प्रयास हुए हैं जी। आमतौर पर हृदय प्रत्यारोपण के बाद सामान्य जीवन जीते हैं लोग। सिर्फ दिनचर्या में कुछ खास चीजें उनको शामिल करनी पड़ती हैं, जैसे कि डॉक्टर से नियमित सलाह लेना, जो दवा उनको दी गई है उसको नियमित रूप से खाना सही समय पर, और कम नमक वसा वाला भोजन करना, संतुलित भोजन करना, और नशे से परहेज करना। देखो भाई, ये सारी चीजें जो है ना राजुल बिटिया, प्रत्यारोपण के बाद क्यों, पहले से ही कर लेना चाहिए। बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, और जो नियमित दिनचर्या अपनी बनाना तो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, बाकी सब काम में भी हमारा मन अच्छा से लगता है, ऊर्जा बनी रहती है। तो अगर हम अपना पूरा जीवन ऐसा संयमित कर लें, यानी पौष्टिक भोजन लें, व्यायाम करते रहें, तनाव से थोड़ा परहेज कर लें, है ना? बहुत मुश्किल है वो। लेकिन कर ले भाई। और नींद, जब आप तनाव से परहेज कर लेंगे तो भरपूर नींद अपने आप आ जाएगी, फिर आपका तो पूरा जीवन संयमित हो जाएगा। हाँ,
और इसके साथ ही साथ जो ऐसी चीजें हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे नशा है किसी भी किस्म का, तो उससे भी दूर रहें। बिल्कुल। मतलब हृदय को संभाल के रखे, बड़ा प्यारा दिल है। हाँ, कहने के लिए तो बड़ी छोटी सी चीज है, कोई कोई तो कहते हैं कि इतनी छोटी सी चीज हमने पता नहीं कहाँ रख दी। तो भाई रखिए कहीं भी, लेकिन प्यार से रखिए और जो वो चाहता है वो करिए, यानी उसे खुश रखिए और पूरा शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो दिल भी खुश रहेगा। वैसे बुआ एक बात है क्या? कि दिल जो है ना वो हर चीज के आमद की आपको खबर देता है। जैसे बड़ी खुशी होती है तो दिल कस कस के धड़कता है, कोई डर वाली बात होती है तो कस कस के धड़कता है। मतलब दिल सबसे ज्यादा काम करने वाला जो अंग है और आपके हर इमोशन पर रिएक्शन देता है। अरे तो भाई पंपिंग स्टेशन है ना, तो पहुंचाना रहता है उसको सब जगह रक्त। तो जाहिर है कि अगर आप खुश हुए तब आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, क्रोध आ गया तो अलग ढंग का चाहिए, तो जाहिर है कि उसको काम तो करना ही पड़ता है। और बहुत दुखी है तब भी। वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि हार्ट फेलियर से जूझ रहे मरीजों को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। जब सभी तरह के इलाज फेल हो जाए तब ट्रांसप्लांट का विकल्प बचता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और हमारे कुछ साथियों ने तो अपने हमारे मतलब पौराणिक जो कथा है वो भी बता दी कि सबसे पहले हमारे ही देश में हुआ था ट्रांसप्लांट, तो मतलब दिया गया था। तो इस तरीके की बातें हमारे सभी साथी लिख रहे हैं, लेकिन हम गीत सुनते हैं तब आगे बात करेंगे, है ना? शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा। याद ये किसकी लाई पकड़ के, याद ये किसकी लाई पकड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। अब तो न होंगे तुमसे जुदा हम, देखा जो तुमको दर्द गया था। अब तो न होंगे तुमसे जुदा हम, जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के,
शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के। बुआ, ये धड़कता हुआ दिल, तो अगर इसको प्रत्यारोपित करना है किसी और के शरीर में, तो भाई कुछ शर्तें होती हैं। हम लोगों ने उसके बारे में बात की थी, लेकिन एक संख्या भी हमने बताई थी ना कि 3500 हृदय प्रत्यारोपित होते हैं हर साल, जबकि जरूरत बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो कहना चाहिए दूरी है, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोग दान नहीं करते हैं, बल्कि उसका एक और कारण भी है। हमारे साथी वैसे तो जानते होंगे कि विशेष तरीके से जिनकी मृत्यु होती है, सिर्फ उन्हीं का दिल लिया जा सकता है। सामान्य जो मृत्यु होती है उसमें नहीं दे सकते। ये आंख की तरह नहीं है कि नेत्रदान जैसा होता है वैसा नहीं होता है, तो जाहिर है कि इसलिए ये संख्या जाहिर है कि कम है ना। फिर भी जो दे सकता है उसके परिवार वाले इस बारे में सोचें, खुद आप मन में बनाएं, बच्चों में ये बताएं कि क्या क्या दान हम कर सकते हैं, जो अंग दे सकते हैं उसके बारे में भी एक ललक होनी चाहिए, है ना। ये तो अंत की बात है, और कैसा अंत हो नहीं जानते हम, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर अंत में हमारा शरीर किसी के काम आ सके तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो इसीलिए जीवन रहते ही चाहे कुछ हो चाहे ना हो, अंग दान के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। जी हाँ, और बाकी तो हम घुमाने के लिए हैं ही। हाँ और हम घूमने के लिए हैं ही तो बिल्कुल पूरे तैयार हैं, एकदम मुस्तैदी से तैयार हैं। बिल्कुल, साथियों ने बता दिया कि बहुत पहले कटक जाना हुआ था। जब भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए थे तब कटक भी गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली है ये शहर। कहते हैं यहाँ की चांदी बहुत शुद्ध होती है, इसलिए सिल्वर सिटी भी कहते हैं इसे। और किसी ने कोणार्क मंदिर का भी, सूर्य मंदिर का भी जिक्र किया है। तो भाई सिल्वर सिटी तो उन्होंने बता ही दिया है कि ये है। यहाँ पर संस्कृति, इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य सब कुछ है, और इसे उड़ीसा की व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि कटक संस्कृत में सेना को कहते हैं। जी हाँ, यहाँ घूमते हुए प्राचीन और आधुनिक समय का खूबसूरत संगम कदम कदम पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसके इतिहास को संजोने वाले बाराबती किले की ओर चलते हैं। महानदी के तट पर बने इस किले का निर्माण गंगा राजवंश के दौरान हुआ था। बाराबती किला जो है ओडिशा में महानदी के किनारे बसा हुआ है, और खूबसूरती से तराशे हुए दरवाजों और 9 मंजिला महल के लिए ये प्रसिद्ध है। और इस किले से ही सटा हुआ है बाराबती स्टेडियम। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है जो 5 एकड़ में फैला हुआ है, और इस स्टेडियम में लगभग 3 लाख से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ये स्टेडियम ऐतिहासिक रहा है। यहाँ कपिल देव ने अपना करियर शुरू किया था, करियर का 300वां विकेट लिया था, और युवराज सिंह ने 14वीं सेंचुरी बनाई थी। मतलब बड़े बड़े यहाँ रिकॉर्ड कायम हुए हैं। इसके अलावा यहाँ फुटबॉल मैच और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। महानदी के तट पर स्थित चंडी मंदिर शक्तिपीठ है। देवी चंडी को समर्पित ये मंदिर लगभग 4000 साल पुराना है। मंदिर की स्थापत्य कला बहुत आकर्षक है। देवी दुर्गा की भव्य पूजा यहाँ होती है। हर साल दुर्गा पूजा का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जो अश्विनी कृष्ण अष्टमी से शुरू होकर विजयादशमी तक चलता है। और कटक से काटजुरी नदी के तट पर जो स्टोन रेवेनेंट है, वो 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक इंजीनियरिंग का चमत्कार ही कहिए उसको। इस पत्थर की दीवारों का निर्माण जो है वो बाढ़ के पानी को शहर में आने से रोकने के लिए किया गया था। बिना आधुनिक तकनीक और साधनों से बनाई गई जो ये दीवारें हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि उस दौर में भी तकनीकी कौशल और तार्किक सोच के मामले में भारत कितना आगे था। हमें लगता है पहले से बहुत आगे था, है ना। महानदी में एक द्वीप पर स्थित धाबलेश्वर मंदिर मुख्य शहर से 37 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर 10वीं शताब्दी में बना। यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर, प्राकृतिक है, शांत है। कटक से नौकाओं और घाटों की सहायता से यहाँ हम पहुँच सकते हैं। उसके साथ एक फुट ओवर ब्रिज है जिससे लोग शुल्क देकर मंदिर तक जा सकते हैं। और अनसुईया झील ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। झील को खूबसूरत फूलों और प्रवासी पक्षियों का घर भी कहा जा सकता है। बड़े भारी संख्या में आते हैं यहाँ पर प्रवासी पक्षी। तो सर्दियों में झील और किनारों की वनस्पति पर बैठे आपको दिखते हैं ये, और इन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था, जो हमारे एक साथी ने बताया था। तो वो ओडिया बाजार में हुआ था, और आवास को अब संग्रहालय और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। इसमें नेताजी के सभी पुराने फोटोज हैं, साजो सामान है, और एक प्रदर्शनी गृह है बाकायदा बना दिया है।
चर्चिका मंदिर ओडिशा के 8 महत्वपूर्ण शक्ति मंदिरों में से एक है। देवी चामुंडा को ओडिशा के इस हिस्से में चर्चिका के रूप में जाना जाता है। मंदिर में पूजा की जाने वाली मूर्ति चामुंडा के उग्र रूप की है। और भगवान शिव को समर्पित है। परमहंसनाथ मंदिर कटक के बाहरी हिस्से में स्थित है ये, और यहाँ एक बहुत बड़ा सा भुआ छेद है जहाँ से हर समय पानी निकलता रहता है जी। और ये विशाल छेद जो है इस मंदिर की मुख्य विशेषता है। इसे अनंत गर्भ कहा जाता है। क्या बात है। कटक अपनी सुंदर हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। पिपली गांव में विभिन्न प्रकार के कलाकृति देखी जा सकती है। तराकाशी यहाँ की प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। ये कला अद्भुत है, जो कि 15वीं सदी में जन्मी थी। आज भी ये कला विभिन्न वस्तुओं में जीवंत है। इसके अलावा ताड़का, पट्टचित्र, पत्थर के बर्तन भी सुंदर मिलते हैं। ताराकाशी जो है वो चांदी के तारों की बहुत सुंदर यहाँ पर जो कहते हैं ना कि आभूषण मिलते हैं। हाँ। और जाली, बहुत बारीक जाली बनाई जाती है, वाकई बहुत सुंदर लगती है। क्या मजा आता होगा पहन के ना। चलो चलते हैं। गाना सुनते हुए चलते पूरा, उसमें ज्यादा मजा आएगा। हाँ। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। अरे जिया हो। है जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, हंस ले जरा गाले, अरे हंस ले जरा गाले। सावन है जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, अरे हंस ले जरा गाले। नाचे मेरा मन आज सजन खन खनन बोले रे पायल। नाचे मेरा मन आज सजन खन खनन बोले रे पायल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। मतवाला जिया, अरे जिया हो। दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी। कुछ दे दे निशानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी। अरे कुछ दे दे निशानी। दुनिया के मजे लूट ले, जीवन है कहानी। 2 दिन है जवानी, अरे 2 दिन है जवानी। दुनिया के मजे लूट ले, जीवन है कहानी। अरे 2 दिन है जवानी। दुनिया है बड़ी जादू भरी, मेरी गली साथ मेरे चल। दुनिया है बड़ी जादू भरी, मेरी गली साथ मेरे चल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। मतवाला जिया, करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। मतवाला जिया। बुआ
बुआ, हमारे जो सखी सहेलियां जो घूम कर आई हैं ना, कटक के बारे में बहुत सारी बातें बता रही हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि उड़ीसा की पुरानी राजधानी कटक आर्थिक व्यवस्था का केंद्र रही है। ये महानदी और कथजूरी नदी के पास स्थित है, इसलिए कटक सभी महत्वपूर्ण कार्यों जैसे कि व्यापार, अर्थनीति, हस्तशिल्प, कला का केंद्र बन गया था। मान्यता है कि केसरी राजवंश ने सन 989 में सैनिक शिविर की स्थापना की थी और 11वीं सदी में केसरी राजवंश ने ग्रेनाइट से बांध निर्मित किया था। 14वीं सदी में बाराबती किले की स्थापना की गई थी। तो भाई इस जो इन्होंने इजाफा किया है उसमें हमारी जानकारी में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिल से जो है ना, अभी भी लोग दिल से लिख रहे हैं, दिल से जुड़े हैं ना हम लोगों से तो दिल से तो लिखेंगे। दिल गंवाकर होश में आए तो क्या आए, प्रत्यारोपण के बाद 10-15 वर्ष जिए तो क्या जिए। अरे भाई साहब, पहले से ही आयुर्वेदिक उपचार और विधि से रहते तो 100 साल से पहले जाने की ही नहीं सोचते। तो बात बिल्कुल सही है। सही बात है। पहले से ही सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आपको दिल की बीमारी हो जाए तब आप कहें कि अब हम प्राकृतिक चिकित्सा पे जाएंगे और अब ठीक से रहेंगे और सब ठीक हो जाएगा। तो पहले से अगर ठीक से रहेंगे तो इन्होंने बहुत सही कहा है, बड़े प्यार से अपने अच्छी सी बात लिख दी। और दिल की बात चली है तो हमारी एक साथी ने एक अपनी याद भी ताजा की है। पिताजी को हार्ट अटैक आया और उन्हें पास के डॉक्टर ने दवा द्वारा नॉर्मल कर दिया, लेकिन किसी विशेषज्ञ को दिखाने की सलाह दी। हम उन्हें गोरखपुर के हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने हमसे हमारी आर्थिक स्थिति पूछी। फिर उन्होंने कहा कि आप इन्हें जर्मनी ले जा नहीं सकते तो हमारी दवाएं चलाइए, ये 4-5 साल निकाल देंगे। मजबूरी में हम उसी डॉक्टर की दवा 4 साल तक चलाए और हमारे पिताजी तब तक जिंदा रहे। 4 साल बाद चलते फिरते वे एक दिन परलोक सिधार गए। आज हृदय प्रत्यारोपण दिवस पर हमें ये दिन और आज के दिन का अंतर दिखाई पड़ता है, जब केवल पैसे वाला आदमी ही हृदय की दवा यहाँ करा पाता था। लोग अमेरिका, जर्मनी नहीं जा पाते थे। तब ये इलाज कितना महंगा था आज के मुकाबले। आज अच्छी दवाएं और डॉक्टर सब सुलभ हैं। जरूरत है कि हम कम सोचें, अच्छा सोचें और हृदय की बीमारी से बचें। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और मतलब विकास हो रहा है तो वो हमें दिखाई तो दे रहा है। बहुत सारी सुख सुविधाएं हमने जुटा ली हैं, बहुत सारे संसाधन हमारे पास अब हो गए हैं और छोटी छोटी चीजें जो हैं अब हम उनको ऐसे किनारे रख सकते हैं। बिल्कुल। और ये बड़ी उपलब्धि है बुआ कि कम से कम, जैसे हृदय तो एक ऐसी चीज है ना कि अगर ये फेल हो गया तो सांसें तुरंत बंद हो जाती हैं। मतलब और चीजें तो धीरे धीरे फेल होते होते कुछ दिन आदमी निकाल लेता है, लेकिन हृदय का जो जाना है वो तुरंत जीवन पे असर करता है, सब ले जाता है। जी हाँ, लेकिन फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। बुआ, छोटा सा ब्रेक था, पूरा हो गया और हम लौट आए हैं सखी सहेली में। अच्छा, हमें लगा तुमने जल्दी से काट दिया उसको। नहीं नहीं, ऐसी जल्दबाजी हम नहीं करते। देखिए, दिल के मामले में ये जल्दबाजियां ठीक नहीं है। अरे भाई, बायना आने वाला था तो हमें लगा कि तुम इंतजार कर रही होगी देखने के लिए कि कौन कौन सी मिठाई है, कैसा लड्डू है, कौन सी दालमोठ है, क्या है, बुआ, बायना तो है कि क्या है। बायने का तो मतलब जिक्र होता है। हाँ, बिल्कुल उत्सुकता रहती है। खास तौर से वैसे तो शादी ब्याह में है। जैसे हमारी एक साथी ने कहा कि बायना होता क्या है, ये अब हम आज जानेंगे। तो भाई, बायना वही होता है जो हम बड़े चाव से खाते हैं, जो रिश्तेदारों के यहाँ से आता है जी, या
पड़ोस में से आता है, अगर गांव में रहते हैं तो गांव वालों में पूरे गांव में बंटता है जी वो हाँ। खाने पीने की चीजें। तो ज्यादातर शादी वादी के मौकों पे देखा नहीं जाता कि बारात के साथ बांधा जाता है, या जो रिश्तेदार वापस जा रहे होते हैं उनको बायना दिया जाता है, इसी को बायना कहते हैं। तो बड़ी एक सलोनी सी परंपरा है। बिल्कुल, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इसको कहा जाता है। बहुत सारे लोग भाजी इसको कहते हैं, कुछ और भी लोग कहते होंगे, ये आप हमारे साथी बताएंगे कि अलग अलग जगह पे क्या कहते हैं। जो भी हो, ये मतलब एक सूत्र में, सामूहिकरण के सूत्र में बांधती है ये। और ये पुराने समय में जो बायना होता था तो बस एक दूसरे की राजी खुशी भी पता लग जाती थी और चौके चूल्हे का हाल भी पता चल जाता था। जी हाँ, और ये भी पता चल जाता था कि हमारे पड़ोस में कहें या अपने रिश्तेदारों में कहें, जिसके घर से भी आता था, कि क्या बना और क्या हुआ, क्या प्रयोजन हुआ, क्या आयोजन हुआ, ये सब पता चल जाता था। हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो लड़की और बाराती के साथ खाने के लिए भेजा गया मिठाई और पकवान, उसे हमारे घर में कलेवा बोला जाता है। और जो लड़की के ससुराल यानी बहू के घर से आया, जिसे आस पड़ोस में बंटवाया जाता है, वो बायना होता है। आम भी पेड़ से टूट कर आया तो वो भी बयाना अर्दा, या इन्होंने कुछ लिखा है खीर पूड़ी आया, वो भी बयाना। तो बायना इस तरीके से होता है। ये बाराती के साथ जो भेजते हैं वो तो हम लोग क्या कलेवा भी उसको भी कहते हैं, या दामाद जब आता है सुबह शादी के बाद घर में, उसको जब नाश्ता कराते हैं, कलेवा मतलब कलेवा कहते हैं। कलेवा कहते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब बहू के घर से कुछ आता है और उसको हम जब रिश्तेदारों में बांटते हैं, तो एक तरह से ये भी पता चल जाता है कि भाई बहू जो है वो अपने मायके से आ गई है, या फला क्या विवाह हुआ, सकुशल संपन्न हो गया, तो उसके बाद सब जगह बाद में भी लोग मीठा खाएं, नमकीन खाएं, उसका मजा लें, तो इसलिए बांटा जाता है ना। तो जैसे सावन में भी बहन बेटियों के घर में बायना भेजा जाता है। तो अलग अलग त्योहार हैं, बहुत सारे रूप हैं। कुछ स्थानों में करवा चौथ या अहोई अष्टमी है या हरतालिका है, ये इस तरह के त्योहारों पर बड़े बुजुर्गों और सास ननद के लिए बायना निकाला जाता है। पूरी पुए, साड़ी, बर्तन, कुछ भी हो सकता है। हाँ, करवा चौथ में जैसे माठ देते हैं बहुत सारी जगहों पर, पौंजा बोलते हैं उसको। हाँ, पौंजा बोलते हैं। तो ये अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन लगभग वही चीज है, थोड़ा अलग है। अच्छा बुआ, जो सास जो पौंजा वाली बात कही, यानी बायने की जो बहू देती है, उसका इंतजार सास कितनी बेसब्री से करती हैं, और जब मिल जाता है तो बड़ी खुश होती हैं कि मतलब अच्छा बायना दिया, और गिले शिकवे तमाम मिट जाते हैं। नहीं राजुल बेटिया, इसमें देखो ऐसा है ना कि ये तो निर्भर करता है सास पर। कहने को तो वो मीठी वो जो माठ रहती है वो फीकी बनाई जाती है, इसीलिए कि वो अपने ढंग से उसमें मतलब मसाला आदि लगा सके, लेकिन वो कैसे कैसे लगता है ये तो हम सब जानते हैं। है कैसी दुखती रख छेड़ दी है बुआ। तो सच में अच्छा बता रही है भाई। तो हमने कहा कि उसमें लाल मिर्च का अचार भी लगा के खाया जाता है, और कभी आम का अचार भी लगाया जाता है, ये तो निर्भर करता है। बिल्कुल। फिलहाल जो है कि सब तरीके से ऐसे जाने से आने से सब हालचाल मिलता है। दूसरा, बहुत सारे गिले शिकवे जो होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं कि अरे भाई भेज दो। ये समय ऐसा है कि इसको कोई मना भी नहीं करेगा, और थोड़ी सी मिठास आ जाएगी जिंदगी में। बिल्कुल। अब जैसे हम बात कर रहे थे ना कि बायना कितना जरूरी है, तो बिहार का एक लोकगीत है छठ पर्व पे जो गाया जाता है कि बायना बाटेला बेटी मांगी ले। मतलब बेटा तो चाहिए ही, लेकिन एक विशेष कार्य के लिए बेटी भी चाहिए कि वो बायना बांटेगी। तो बेटियां जाती हैं बायना बांटने। ये इतना मतलब सम्मान सूचक चीज होती है, और बड़े प्यार से दिया जाता है उसको। ऐसा नहीं कि बस काम निपटाना है, बड़े प्यार से दिया जाता है कि भाई हमारे घर ये खुशी का मौका आया है और ये आप भी मुंह मीठा कीजिए। तो इस तरीके से होता है। और इसके संग संग कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा उसमें और भी रचनात्मकता आ रही है, रोचकता आ रही है, यानी कि उसको बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया जाता है। अलग अलग ढंग के डिब्बे बनाए जाते हैं, उसमें रख कर दिया जाता है। पहले तो भाई बड़ी सी थाल में अलग अलग दे दिया जाता था, थमा दिया जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा अलग अलग भाई जब थालों में आता था तो होता नहीं था कि घर की सारी औरतें मतलब अब तैयार हो जाती थी कि भाई अब इसको भिजवाना आस पड़ोस में, तो कैसे कैसे बांटा जाए। सबको याद रहता था कि नहीं उनके यहाँ से तो बड़ा कम आया था, उनके यहाँ से तो काफी ज्यादा आया था, इतना सा नहीं रखते, तो उस हिसाब से रखा जाता था। जी, उसकी भी लिस्ट बनती है कि किसके किसके घर जाएगा, है ना। और जिसके घर से अगर नहीं है तो संबंध नहीं है तो वहां नहीं जाएगा, वो भी याद रखना पड़ता है। कुछ लोग जिनको पसंद नहीं है या आपसे संबंध नहीं रखना है तो वो वापस भी कर देते हैं। अब हम वापस नहीं करेंगे बायना, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे भाई खाने की चीज है, खाएंगे, ऐश करेंगे और गाएंगे, नाचेंगे।
मितवा मन मितवा आजा रे आजा रे आजा रे मितवा मितवा मोरे मन मितवा आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे मितवा मितवा मोरे मन मितवा आजा रे आजा रे आजा रे रात के मुख पर चांद का टीका तुझ बिन लागे फीका फीका ओ मितवा रात के मुख पर चांद का टीका तुझ बिन लागे फीका फीका मितवा जा जा मितवा आजा तुझको पुकारे प्यार किसी का आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे मितवा मितवा मोरे मन मितवा आजा रे आजा रे आजा रे एक पल रोक न पाए आंसू क्यों इतने बरसाए आंसू एक पल रोक न पाए आंसू क्यों इतने बरसाए आंसू क्यों इतने बरसाए आंसू कोई न जाने दुख बदली का कोई न जाने दुख बदली का ओ मितवा तुझको पुकारे प्यार किसी का आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे मितवा मितवा मोरे मन मितवा आजा रे आजा रे आजा रे बुआ देखिए बायना के बारे में हमारे साथियों ने बताया है कि उत्तर भारत में इसे सिंघारा कहा जाता है। लड़की के ससुराल में बांस की टोकरी में फल मिठाई और मिठाई में भी घेवर भेजा जाता है। घेवर सावन के महीने में इसी सिंघारे में भेजने के महत्व के कारण खूब बनाया जाता है। जी हाँ, इसका मजा ही अलग होता है। तो भाई अलग अलग जगहों की बात तो हो गई। अब बात ये है कि ये जो प्रथा है इसका मतलब महत्व क्या रहा होगा। एक तो सामूहिकता की बात हो गई कि हम अपना खाना अकेले नहीं खाते, हम मिल बांट कर खाते हैं। इसके अलावा बुआ एक बात ये भी तो थी कि जो बनता था, अब तो खैर सब बाजार से आके दिया जाता है ज्यादातर लोगों के यहाँ, लेकिन पहले घर में ही बनता था तो जो घर की बहू बेटियां थी उनके हाथ का स्वाद भी पता लग जाता था। जी हाँ, बिल्कुल पता लग जाता था और एक उत्साह रहता था कि वो चीजें बनाई जाए जो वो कम से कम 15 दिन 1 महीने तक चले, खराब ना हो जल्दी। तो ऐसी चीजें भी बने ताकि एक तो विवाह जैसे संपन्न हुआ तो कहते नहीं कि एकदम से ब्रेक नहीं लगना चाहिए। अब अच्छी अच्छी चीज खा रहे थे थोड़े दिन तक उसका स्वाद रहना चाहिए। अभी मतलब शादी संपन्न हुई और उसके बाद हाथ में कोई मिठाई ही नहीं है, है ना। तो जो वो मिठाई बनती है वो तो फटाफट खत्म हो जाती है, जो पूरी सब्जी बनी वो सब समाप्त हो जाती है। बालूशाही जरूर आती थी। हाँ, तो क्योंकि ज्यादा दिन चलती है। अभी जैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि उसमें लड्डू मट्ठी जरूर होता है, तो भाई लड्डू मट्ठी भी बहुत दिन तक चलता है। तो ये सब चीजें ऐसी ही रखी जाती थी ताकि उसका आनंद लिया जाए। एक बात और थी कि लोग बहुत दूर से आते थे, उसके बाद घर जब जाएं वो अपने तो कुछ ऐसा लेकर जाएं कि जो घर में लोग रह चुके हैं यानी छूट गए थे, जो विवाह में नहीं आए, उसको भी उसका आनंद मिल जाए। बिल्कुल, है ना। आजकल की तरह नहीं कि आज शादी खत्म हुई और दूसरे दिन वो अपने घर पहुंच गए। तो बकायदा 4-5 दिन बाद जाते थे तो जो घर में और सदस्य हैं वो भी यहाँ की मिठाई का मजा ले सकें। बिल्कुल। और बाराती भी ऐसे ही जाते थे, बहुत दिनों बाद दूर तक जाते थे, है ना।
तो जो कृषि प्रधान समाज होता था बुआ, वहां पर रिश्तेदारियों से टोकरा भर के मिठाइयां और फल आने का भी रिवाज था, जिसे संदेश कहते थे। तो इतनी सारी सामग्री भेजी जाती थी कि पूरे गांव में बंटवाई जाए, मतलब वो भेजी इसी उद्देश्य से जाती थी कि पूरे गांव को खिलाई जाए। बिल्कुल। तो एक यही बात, पूरे गांव का मतलब क्या, हम बार बार जैसे कह रहे हैं ना कि पड़ोसी रिश्तेदार, तो गांव में जो लोग रहते हैं, हमारे भाई बंधु जो बहुत स्नेही होते हैं आपस में, उनका पूरा गांव जो होता है उनका कुनबा होता है, तो वो कोई गैर होते ही नहीं है। बिल्कुल। तो जाहिर है कि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ ही पहुंचाते हैं एक तरीके से। तो हमारी साथी ने ये भी लिखा है, सलोनी प्रथा बायना, मेरे अनुसार तो हमारे यहाँ तो बायना मान सम्मान स्वरूप व्रत, तीज त्योहार पर बड़े बुजुर्ग जैसे सास जेठानी इत्यादि को साड़ी, मेहंदी, श्रृंगार के सामान के साथ मिठाई, खाना इत्यादि अलग निकाल कर रख देते हैं, फिर उनके पैर लगकर, छू कर, इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है छू कर, दबा कर उन्हें दिया जाता है। बाद में अन्य लोग खाना खाते हैं, इसे बायना कहते हैं। अच्छा, बायना इन्होंने खाने की जो बात बताई है ना, तो याद है बुआ, जब बायना आता था किसी किसी घर से तो उत्सुकता सब में होती थी, देखते सब थे, लेकिन पहले कोई बड़ी बूढ़ी चख लेती थी, तब बच्चों को दिया जाता था, क्योंकि ये कहा जाता था नहीं भाई अभी नहीं, पहले हम चख लेंगे कुछ कई बार, हाँ तभी खाने के लिए देंगे। और दूसरी बात ये भी होती थी कि जब बारात वाला बायना आता था, मतलब लड़की ससुराल आई, विदा होकर आई मायके से, तो उसके साथ जो बायना आता था, तो उससे देख के जो ससुराल की औरतें होती थी उनको ये समझ में आ जाता था भाई इनके घर में क्या खाने पीने का चलन है, और इस बहू को जो नई आई है इसको कैसे ट्रेन करना है, कितनी समझदार हो सकती है ये। उसी हिसाब से होता था, या इसके घर में किस तरह का खाना बनता था और हमारे यहाँ किस तरीके का बनाना है इसको। इसके संग संग जैसे तुमने अभी कहा ना कि पहले बड़ी बूढ़ी जो थी घर में, हमारे जो बुजुर्ग होती थी, वो लोग चखती थी, इसके साथ साथ वो देखती भी थी कि पहले उन्हें दिखा दिया जाता था, बगैर उनको दिखाए कोई खाता नहीं था, इसलिए कि भाई किसके घर से कितना आया है, कैसा आया, ये भी पता होना चाहिए। नहीं तो अक्सर लोग कहते हैं तुमने बताया नहीं कि फला क्या से कितना आया था, क्या आया था। तो ये कुछ ऐसे ही है जैसे शगुन के लिफाफे होते हैं या कोई गिफ्ट होता है, क्योंकि हम लोग डायरी में लिखते हैं, उनके यहाँ दिमाग में लिखा रहता था। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि दिमाग जो है ना वो ऐसे ही होता था तेज, और याद करते रहने से दिल दिमाग दोनों तेज रहता था। बिल्कुल। तो याद करने के नाम पे तो आज कविताएं भी बहुत सारी याद हो रही हैं। बहुत सारी कविताएं आ गई हैं, और अब समय शायद न मिले कि हम सबकी शामिल कर पाए, लेकिन भाई बता दो कि बहुत प्यारी प्यारी जो कविताएं हैं वो कौन कौन सी कविताएं हैं हमारे साथी ने भेजी हैं, बहुत ढेर सारी भेजी हैं। हमारे एक साथी ने बड़ी अच्छी से अच्छा सा ये संदेश भेजा बुआ, बड़ा है लेकिन मैं पूरा पढ़ रही हूँ कि अब ज्यादा याद नहीं रही कविताएं। तब पिताजी दोनों पैरों को जोड़कर उस पर बिठाकर सुनाते थे, चंदा मामा दूर के, चंदा का झिंगोला, हाथी राजा, ऐसे बहुत सारे गीत जिनकी पूरी लाइनें तो अब याद नहीं, लेकिन 2 साल की छोटी पोती को उसी तरह पैरों पर जोड़कर बिठा लेते हैं और आजकल के फिल्मी गीत से उसे खुश करते हैं। वो भी हमारे यहाँ के अवधी और भोजपुरी गीतों के मुखड़े तोतली बोली में गाती है। बचपन का वो समय अब लौट के तो नहीं आएगा, लेकिन बड़ा मन करता है कि हम फिर बच्चे बन जाते और कोई पैरों पर बिठाकर झूले झुलाता। आजकल वो सीख रही है, मेरा भैया गोल मटोल, दूध जलेबी जैसे बोल, करता है शैतानी दिन भर, रोता जैसे फूटे ढोल, रोना उसका जब सुनते हैं पूरा घर जाता है डोल। ओहो, क्या बात है। ये बहुत कम सुनी हुई कविता है ना? वैसे बहुत ज्यादा सुनी हुई ये कविता है। हमारे एक साथी ने लिखा है एक कविता जो स्कूल की तो नहीं थी पर फिर भी याद है। ये वाली सच बात है कि ये वाली तो हम लोग घर में ही सुनते थे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसा दिया नाच रहे थे, और ये कहकर हम खूब नाचते थे। तो देखिए एक तरह से एक तरह का उत्कोच भी होता था कि मतलब पापा को उकसाया जा रहा है पैसा दो और मम्मी प्यार करें ही। हाँ, है ना? हमारे एक साथी ने लिखा है कि बचपन हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत समय होता है। तो बचपन की यादें याद करते हुए उन्होंने जो कविताएं याद की हैं, तो जो जोर जोर से ये बोला करते थे, रटा करते थे। छोटी कक्षा में ये हमारी पाठ्य पुस्तकों में सचित्र हुआ करती थी। ये कुछ कविताएं शायद सभी को याद होंगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, और चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट, उड़न खटोले बैठ रे, मुन्ना चंदा के घर जाएंगे, लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां, मुन्ने को बहलाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। ये तो गीत भी है। बिल्कुल। तो इन्होंने, लेकिन हम लोग कविता की तरह इसको बहुत अच्छे से गाते थे। हाँ, है ना? और एक बुआ वो भी तो था ना, हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। तो उस समय सारी बातें कविताओं में ही हो जाती थी ना, डांट भी नहीं, उसके लिए जब कान खींच लेते थे तो समझ में आ जाता था कि ये डांट वाली है ना?
एक और कविता है, भोली भाली गाय हमारी दूध बहुत ये देती है, सुंदर सुंदर बछड़े देखकर बदले में क्या लेती है। और एक और कविता इन्होंने लिखी है, रेल हमारे लिए सवारी काशी जी से आई है, हरे हरे कुछ पीले पीले आम वहां से लाई है। क्या बात है। और हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी पर स्कूल में गाई जाने वाली कविता, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा। मुझे याद नहीं कि आजकल के बच्चे अपनी कोर्स किताब वाली कविता भी कोई जानते होंगे, उन्हें तो बस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और जैक एंड जिल और बाबा ब्लैक शिप या मछली जल की रानी है, यही याद रहता है। चलिए, मछली जल की रानी है ये याद रहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी भी कविताएं, देखो भाई, ऐसा ना कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो अपने ढंग की अलग कविता है, लेकिन आजकल जॉनी जॉनी यस पापा की भी हिंदीकरण हो गया है, तो वो हम अभी बाद में बात करेंगे। हाँ, उसका भी हिंदीकरण हो गया है। हमारे साथी बहुत ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए।
बुआ, हम इस समय घिरे हुए हैं बचपन की कविताओं से, और सब बड़ी मजेदार मजेदार कविताएं हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुई सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई, इतना सुंदर समय मत खो, मेरे प्यारे अब मत सो। साथी ने लिखकर भेजा। क्या बात है, याद है इनको पूरी कविता। एक कविता है, मोटरसाइकिल कल फटफट करने वाली, मीलों का दम भरने वाली। इनको थोड़ी थोड़ी याद है। अच्छा। मोटरसाइकिल कल फटफट करने वाली, मीलों का दम भरने वाली। और एक और कविता उन्होंने याद की है, दूध है कैसा ताज़ा गरम सफ़ेद और मीठा, दूध में भीगी भीगी रोटी मेरी देना खुदा तो किसके बस की, धमक धमक आता हाथी कितने केले खाता हाथी, ये तो नहीं बताता हाथी। ओहो क्या बात है भाई। ऐसे ही हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि मेरी बेटी जब छोटी थी तो बहुत बातूनी थी, दिन भर पटर पटर करती थी, उसकी याददाश्त बहुत तेज थी, मेरे पापा ने बहुत सारी कविताएं याद करवाई जिन्हें वो दिन भर गाती थी। इन्होंने यही लिखा है कि कविता है उन्हीं में से एक है, तर 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 बड़म बड़म बड़म, बादल है या एटम बम, साथ हवा के दौड़ रहे, काली चादर ओढ़ रहे, आसमान के फव्वारे गर्मी में लगते प्यारे, बूंदें गिरती छम छम छम, हम बच्चे शैतानी से भीग रहे थे पानी में, सब आंगन में घूम घूम थिरक थिरक कर झूम झूम, कड़की बिजली डर गए हम, बादल हैं या एटम बम। वाह क्या बढ़िया कविता है, ये तो याद करने वाली है। बहुत प्यारी कविता है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि हमने ज्यादातर मराठी कविता पढ़ी और लिखी थी, सीखी थी, जैसे घेरे येरे पावसा तुला देती पैसा, और नाच रे मोरा आंबच्या बनात नाच रे मोरा नाच। बहुत सी कविताएं हैं, पर आज कॉन्वेंट जमाने में मराठी कविता कोई नहीं पढ़ाता। नहीं पढ़ाई जाती है, कविता पढ़ाई जाती है, बिल्कुल पढ़ाई जाती होगी जरूर। और ये तो निर्भर करता है, नहीं तो हम सिखा भी तो सकते हैं बच्चों को घर में। क्योंकि गुब्बारे वाली कविता याद आ रही है, हमारे एक साथी ने लिखा है, लाया हूँ जी मैं गुब्बारे, हरे गुलाबी लाल बैगनी नीले नीले पीले पीले, एक आने में एक मिलेगा, मन चाहे जैसा ले लो तुम, ये लो लीला ये लो शीला, ये लो मुन्नी ये लो चुन्नी, रूठो मत तुम रेखा रानी, अब की लाना एक दुअन्नी, कल ले आना एक दुअन्नी। हाँ। तो बस इतनी याद है, तो हमें लगता है इतनी ही थी। हाँ बिल्कुल। और बुआ एक कविता और भी तो थी, अम्मा जरा देख तो ऊपर चढ़े आ रहे हैं बादल। हाँ अब तो चले हो जाता है। भीग गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, भीग रहा है तन मन धन कुछ था ऐसा, बन आंगन बाहर। और आखिरी लाइन थी कि बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा है मेरा मन। तो ये लाइनें बड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि अम्मा बहुत रोकती थी बारिश में भीगने से। तो लगता था कि हमारे ही मन की बात ये कह रही है। अरे देखो भाई, कविता ये किताब में लिखी हुई है, हम लोग को पढ़ाई जाती है, तो भीगने दो, भीगना अच्छी बात है। हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि 10वीं कक्षा में एक दिन अचानक ही राष्ट्र कवि श्री कृष्ण सरल जी का आगमन हुआ। पहली बार कवि के कंठ से उनकी ही लिखी कविता झांसी वाली रानी सुनकर हम सब छात्र छात्रा जो है रोमांचक हो उठे। अब मैं भी एक कवि बन चुकी हूँ। मेरी पहली कविता की पुस्तक इन्होंने लिखा है, पिछले साल ही प्रकाशित हुई है। इन्होंने लिखा है कि बचपन में हम हिंदी की पाठ्य पुस्तकें द्वारा कविताएं और इन कविताओं को लिखने वाले कवियों से परिचित और प्रभावित हुए। फिर इन्होंने यही लिखा है 10वीं कक्षा में किस तरह से ये मिली। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बचपन की याद करते हुए हमारे एक साथी ने लिखा है कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। मतलब बचपन की कविताएं याद करते हुए उन्होंने बड़ेपन में भी कविता लिख दी। क्या बात है। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। खबर न थी कुछ सुबह की, न शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहावना था। क्या बात है। और एक और कविता हमारे साथी लिख रहे हैं, जब हमारे दादा दादी या नाना नानी बचपन की कविताएं हमारी मातृभाषा में सुनाया करते थे। स्कूल की प्रथम कक्षा में आती ये कविता हालांकि गुजराती में है, कुछ इस प्रकार से है। वार्ता रे वार्ता, भाबो ढोर चारता, डोकरवा ने संभलावता, चटपटी बोर लावता, छोकराओ ने समझावता, एक छोकरो रिसाड़ो, कोठी पाछड़ संताड़ो, कोठी पड़ी आड़ी, छोकरे राड मारी, अरररा माड़ी। मतलब कुछ इस प्रकार है, एक बुढ़ऊ चरवाहा जो गाय या बकरी चरवाहने के दरमियान, मतलब चराने के दरमियान बेरी से बेर तोड़कर घर लाकर बच्चों को बांटते हुए एक वार्ता मतलब कहानी सुनाते थे। तब एक बच्चा रूठ जाता था,
धान भरने की कोठी पीछे छुप जाता था, तब कोठी उसके सिर पर गिर जाती और वो जोर से रोने लगता था। तो इन्होंने इस तरीके से लिखा है। तो भाई इनका मतलब एक छोकरो रिसाड़ो, यानी एक छोकरा जो है वो नाराज उठ गया। हाँ, तो वही है, कोठी पाछड़ संताड़ो, कोठी पड़ी आड़ी, छोकरे राड़ मारी, अर मारी। तो इन्होंने भाई कविता की गुजराती की लिखी, ऐसे ही मराठी के हमारे साथियों ने लिखा, और ऐसे ही देखो अलग अलग भाषाओं में ऐसे ही हमारे साथियों ने, जैसे बैने के बारे में भी लिखा है ना, किसी ने कहा कि हमारे यहाँ बैना कहा जाता है। ऐसे ही मराठी में भी हमारे एक साथी ने साझा किया है कि कुछ और कहा जाता है। आयना का बायना, चेतल्या शिवाय जाइना, महाराष्ट्र में ये बोलते हैं। घेतल्या शिवाय जाइना। हाँ, घेतल्या शिवाय जाइना। तो कुछ ऐसे इन्होंने और भी कुछ लिखा है, शिदौरा बोलते हैं कुछ, है ना। तो इस तरीके से जानकारियां जो है हम सबको मिलती हैं कार्यक्रम के माध्यम से। आप सबसे भी बहुत सारी बातें हम साझा करते हैं, और आज जो कविताएं आपने सबने सुनाई, वाकई मजा आ गया। और हम तो यही कहेंगे, एक गुजारिश है कि ऐसे ही बचपन की कविताएं और याद करिए। जैसे वो हम लोग जब स्लेट भी सुखाते थे तो क्या बोलते थे, नल का पानी नल में जा, मेरी पट्टी सूख जा। हाँ। है ना, उसको सुखाने के लिए, समय गुजारने के लिए ये करा जाता था। उसको ऐसे ऐसे हिलाते थे, खुद भी पूरा हिल जाते थे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं वाकई। तो और बचपन को जिंदा करने के लिए मतलब, क्योंकि हर इंसान के दिल में एक बच्चा तो होता ही है, और दिल को सही रखने के लिए, क्योंकि आज हृदय प्रत्यारोपण दिवस है, तो दिल का ख्याल रखने के लिए दिल के बच्चे को जीवित रखना जरूरी है। और बचपन की कविताओं में याद करना उन्हें, और उनमें घूमना बहुत जरूरी है। और हमारे लिए जरूरी है बुआ कि अब हम लें इजाजत। तो आप सभी को राजुल और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।